हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 है भारत की खोज किताब से और क्लास 8th है, 8वीं क्लास हिंदी की। और चैप्टर नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हम इसके क्या करेंगे आज? इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, अच्छे से सभी बच्चों को याद करवाएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर से मिले? देखो, थोड़े कोई क्वेश्चन टफ लगते हैं आपको, तो उनको आप साथ साथ लिखा करो। देखो मैं कैसे बताती हूँ, वैसे लिखना है। एक सेकेंड, ओनली 1 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर से मिले? देखो नगर बताना है आपको, तो नगर है उसमें मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे? तो वो मिले थे मोहनजोदड़ो से, ऐसे। तो इसको आपको याद कर लेना है। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के अवशेष मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। और हड़प्पा देश के किस भाग में स्थित है? हड़प्पा जो देश है वो किस भाग में स्थित है? पश्चिमी पंजाब में। देखो ये तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, जो नगर के नाम है या कोई सी भी जगह है ना, उनके आपको नाम तो याद ही करने पड़ेंगे। हड़प्पा देश किस राज्य भाग में है? पश्चिम पंजाब में, पंजाब के पश्चिमी जगह में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा के किस जिले में मिले हैं? जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके जो अवशेष हैं हरियाणा के एक स्टेट में मिले हैं। कौन से जिले में मिले हैं? अम्बाला में। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हरियाणा के अम्बाला जिले में मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की किस नदी पर फैली हुई बताई गई है? ये तो कल भी आया था, गंगा में। कल उसमें नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था उसमें। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है भारत की किस नदी तक फैली हुई है? गंगा में। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? धर्मनिरपेक्ष। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? तो आप जैसे क्वेश्चन टफ लगते हैं उनको कंटिन्यूसार एक साथ मत पढ़ा करो, 10 पढ़ो पहले इसके। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? धर्मनिरपेक्ष। फिर 10 के बाद फिर एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे उसका। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक वर्ग कैसा है? धनाढ्य। जो व्यापारी वर्ग है वो कैसा है? व्यापारी वर्ग है धनाढ्य। क्या है? धनाढ्य। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारी वर्ग कैसा है? धनाढ्य है। लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? तो ये है 6-7 हज़ार वर्ष पुरानी। कितनी है? 6-7 हज़ार वर्ष पुरानी। और मोहनजोदड़ो तत्कालीन किस फैशन की जानकारी देता है? जो मोहनजोदड़ो है वो तत्कालीन किस फैशन की जानकारी देता है? पोशाकों की। पोशाक किसको कहते हैं? जो कपड़े हम पहनते हैं उनको ही पोशाक कहते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोशाक की वो पहनी जाती है ना। बस। सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देखने से भारत कैसा लगता है? सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देखने से भारत कैसा लगता है? सयाने रूप से। अगर हम भारत को सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ें तो भारत कैसा लगता है? सयाना। या बूढ़ा लगता है, बालक, युवा, तो इसमें सयाना लगेगा। सिंधु घाटी के भारत के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध थे? जो सिंधु घाटी थी, सिंधु घाटी के समय भारत के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध थे? मिस्र के। देखिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार आपको फिर से देखना है इनको। ठीक है बेटा, याद हो जाएंगे अभी के अभी, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो याद नहीं रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख राज्य? ये तो मोहनजोदड़ो में आ गया। ठीक है, याद आ रहा है ना धीरे धीरे। आप कोशिश करना आपको याद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ऐसे छुपा के। तो हड़प्पा देश के किस भाग में स्थित है? पश्चिम पंजाब के पश्चिम में। हड़प्पा देश किस भाग में स्थित है? पश्चिमी पंजाब में। और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा किस राज्य में मिले थे? अम्बाला में, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, उनको याद आते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की किस नदी तक फैली हुई है? गंगा नदी, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? बताइए, कैसी सभ्यता है? धर्मनिरपेक्ष। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक वर्ग कैसा है? धनाढ्य है। और लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? 6-7 हज़ार वर्ष पुरानी है। और मोहनजोदड़ो तत्काल किस फैशन की जानकारी देता है? पोशाकों की फैशन की जानकारी देता है।
एंड सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देखने से भारत कैसा लगता है, सयानी रूप में लगता है। और सिंधु घाटी के समय भारत के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध थे, मिस्र के थे। तो मुझे 2 क्वेश्चन ये लगे जो आपको याद करना है, एक तो पश्चिमी पंजाब वाला, बाकी तो आ ही जाएंगे आपको ध्यान, धनाढ्य भी याद आ जाएगा, मोहनजोदड़ो और पश्चिमी, ये जगह के नाम याद कर लेना, और अम्बाला। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष वाला क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा, भूल जाओगे वरना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता राजनीतिक सभ्यता है, धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है, धार्मिक सभ्यता है या सामाजिक सभ्यता है, तो आपको उसमें धर्मनिरपेक्ष डालना है। ठीक है, बाकी आ जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसको 2 बार मैंने करवा दिया, एक बार आप देखोगे ना तुरंत आपको अच्छे से ऐसे लर्न होंगे, कभी भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। फिर आगे देखिए, फिर 10 करेंगे, फिर 10 करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किस वस्तु को देखकर लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता तकनीक दृष्टि से उन्नत थी? तो वहाँ के बर्तनों को देखकर, सिक्कों को देखकर, कृषि के औजारों को देखकर, हमाम और नाली तंत्र को देखकर। तो किस वस्तु को देखकर लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी दृष्टि से उन्नत थी, यानी कि तकनीकी दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत थी, तो आपको ये भरना है इसमें, ये वाला, हमाम और नाली तंत्र के देखकर। आर्यों का मुख्य धंधा क्या था? दस्तकारी था, व्यापार था, कृषि था, पठन पाठन था। तो आपको इसमें कृषि करना है। आर्यों का मुख्य धंधा क्या था? कृषि। सारे पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाएंगे ना, आइडिया हो जाता है इससे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? महामारी थी, अधिक वर्षा थी, सूखा था, सिंधु नदी की बाढ़ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों विनाश हो गई थी? जो सिंधु घाटी में बाढ़ आई थी उसके कारण सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई थी, विनाश हो गया था। तो उसमें बाढ़ कारण दिखाना है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारतवर्ष में किस कारोबार पर अधिक बल दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात भारतवर्ष में, देखो क्वेश्चन को समझा करो क्या बोल रहा है वो, तभी तो आप आंसर समझ दोगे, क्योंकि ये थोड़े वैसे क्वेश्चन हैं एसएस टाइप के। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारतवर्ष में किस कारोबार पर अधिक बल दिया? तो कौन सा कारोबार था? कृषि पर, व्यापार पर, विज्ञान के उपकरण पर और दस्तकारी पर। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के भारत में कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले सबसे पुराना इतिहास किसे स्वीकार किया गया था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पूर्व सबसे पुराना इतिहास किसे स्वीकार? उपनिषदों को, वेद को, पुराण को, शिलालेख को और वेद को। तो आपको वेद को याद करना है इसमें। आर्यों को मूल रूप से कहाँ का माना जाता है? आर्य कहाँ से थे? मूल रूप से भारत के थे, भारत का। आर्यों को मूल रूप से कहाँ का माना जाता है? भारत का। यूरोपीय लेखकों ने वेदों की रचना का समय कब का माना गया है? ये आपको डेट याद करनी पड़ेगी। यूरोपीय जो लेखक थे वो वेदों की रचना को कब मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व में। क्या मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व में। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान का संग्रह। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान का संग्रह, ज्ञान को इकट्ठा करना। और आर्यों ने किस पर कम ध्यान दिया? तो आर्यों ने आत्मा पर, कर्तव्य पर, धर्म पर, वस्त्र पर। तो आर्यों ने किस पर कम ध्यान दिया है? आत्मा पर। आत्मा पर आर्यों ने कम ध्यान दिया है। कौन सा वेद सबसे पुराना माना जाता है? ऋग्वेद। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई ने किसे और पुराना सिद्ध कर दिया? भारतीय ग्रंथों को। मोहनजोदड़ो की खुदाई ने किसे और पुराना, जो भारतीय ग्रंथ थे, जब मोहनजोदड़ो खुदाई हुई थी तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पुराने सिद्ध कर दिया था इनको। ठीक है, एक बार फिर देखिए, हो गए। चलिए एक बार फिर देखते हैं फटाफट करके। किस वस्तु को देखकर लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी दृष्टि से उन्नत थी? तो ये आपको याद करना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान नहीं रहेगा, ये नाम थोड़ा अजीब सा है। हमाम और नाली तंत्र द्वारा। आर्यों का मुख्य धंधा क्या था? कृषि था। ये भी आसान है। सिंधु घाटी सभ्यता के बिना, जो बेटे ये क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है ना, तो नोटबुक में इसको आप 2 बार लिख लेना। नोटबुक लेना और उसको 2 बार इस क्वेश्चन को लिखना, बस, फिर कभी नहीं भूलोगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? जो बाढ़ आ गई थी वो सिंधु घाटी के विनाश का कारण था। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारतवर्ष में किस कारोबार पर अधिक बल दिया गया? ये भी पक्का हो गया, कृषि पर दिया था। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले सबसे पुराना इतिहास किसे स्वीकार किया गया था? वेद को। और आर्यों को मूल रूप से कहाँ
का माना, भारत का माना गया था। यूरोपीय लेखकों ने, मेरे हिसाब से बेटा सबको याद हो गए होंगे, यूरोपीय लेखकों ने वेदों की रचना का समय कब का माना है? तो इसमें 1500 ईस्वी पूर्व में वेदों की रचना का माना है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान को इकट्ठा करना। एंड आर्यों ने किस पर कम ध्यान दिया था? आत्मा पर कम ध्यान दिया था। और वेद का कौन सा वेद सबसे पुराना? ऋग्वेद। और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने किसे और पुराना सिद्ध कर दिया था? भारतीय ग्रंथों को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, थोड़े से ना टफ से है, इसलिए मैं 2 बार बोल रही हूँ इनको। अवेस्ता ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है, आर्थिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है, या सामाजिक ग्रंथ है? तो अवेस्ता ग्रंथ है वो एक धार्मिक ग्रंथ है। कैसा है? अवेस्ता ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ है। अवेस्ता की रचना किस देश में हुई मानी जाती है? तो ईरान में, इराक में, एंड चीन में, और गांधार में। तो इसमें ईरान में क्या है? ईरान में। अवेस्ता की रचना किस देश में हुई है? ईरान में। ऋग्वेद की शैली में से रचित है? काव्य शैली से। ऋग्वेद कैसे? नाट्य शैली है, निबंध शैली है, काव्य शैली है, कथोपकथक शैली में। तो इसमें आएगा काव्य शैली। कैसी शैली है? ऋग्वेद काव्य शैली है। भारतीय संस्कृति किसमें विश्वास करने वाली बताई गई है? भारतीय संस्कृति किसमें विश्वास करने वाली बताई गई है? पारलौकिकता में। जो भारतीय संस्कृति है वो किसमें विश्वास करने वाली है? तो पारलौकिकता में। ठीक है, पारलौकिकता में। नेहरू जी के अनुसार भारतीयों की सोच में परिवर्तन क्यों आया? नेहरू जी के अनुसार जो भारतीय थे उनकी सोच में परिवर्तन क्यों आया? विलासिता के कारण, गुलामी के कारण, गरीबी के कारण, आपसी फूट के कारण। तो गुलामी के कारण नेहरू जी के अंदर उनकी सोच में परिवर्तन आया और उनको आज़ाद करने के लिए उन्होंने सोचा। ठीक है, तो नेहरू जी ने भारतीयों की सोच में परिवर्तन क्यों आया? गुलामी के कारण। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? निरंतरता। भारतीय जो संस्कृति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? निरंतर मतलब लगातार। ठीक है, लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वो है निरंतर। नेक्स्ट देखिए, जाति व्यवस्था के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति व्यवस्था के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य समाज की मजबूत करना, कर्म विभाजन करना, समाज की उचित व्यवस्था करना, और समाज को मजबूत बनाना, और प्रतियोगिता की भावना। तो जाति व्यवस्था में क्या था? समाज की मजबूती। जो जाति व्यवस्था थी उसका निर्माण क्यों किया गया? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में मजबूती हो। लेखक ने भारत के किस अटूट सिलसिले को अद्भुत बताया? 3-4 हजार वर्ष के सांस्कृतिक विकास के सिलसिले को। लेखक ने भारत के किस अटूट सिलसिले को अद्भुत बताया? तो जो 3-4 हजार वर्ष के जो सांस्कृतिक विकास के सिलसिले हैं उनको, ये भी याद कर लेना बेटा। लेखक ने उपनिषदों का रचना काल कब माना जाता है? ये 800। उपनिषदों का है 800 और वेदों का है 1500। ये याद रख लेना आप। वेदों की रचना का समय है 1500 और उपनिषद का है 800। ये कोई दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। लेखक के अनुसार उपनिषदों में कौन सा उत्साह दिखाई पड़ता है? सत्य की खोज का, कार्य की निष्ठा का, भौतिकवाद का, विकास का। तो लेकिन उपनिषदों के कौन सा उत्साह, उपनिषद हैं उनमें कौन सा ज़्यादा वो होता है, किस पॉइंट पे ज़्यादा उत्साह दिखाई जाता है? लेखक का क्या कहना है कि उपनिषदों में कौन सा उत्साह दिखाई देता है? तो सत्य की खोज का उत्साह उनमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उपनिषदों में कौन सा उत्साह दिखाई देता है? सत्य की खोज। चलो एक बार फिर देखते हैं, फटाफट देखते हैं दोबारा। अवेस्ता ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक धार्मिक ग्रंथ है और ये ईरान से इसमें इसकी रचना कहाँ से हुई है? ईरान में। और ऋग्वेद की शैली में रचित है, काव्य शैली में रचित है। ऋग्वेद की शैली में रचित है, काव्य शैली में। और भारतीय संस्कृति किस में विश्वास करने वाली बताई गई है? भारतीय संस्कृति पारलौकिकता में विश्वास करने वाली बताई गई है। नेहरू जी के अनुसार भारतीयों की सोच में परिवर्तन क्यों आया? नेहरू जी के अनुसार जो भारत की सोच में परिवर्तन क्यों आया था? गुलामी के कारण उनकी सोच में परिवर्तन आ गया था, वो गुलाम नहीं रहना चाहते थे। और लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी विशेषता क्या है? निरंतरता। जो भारतीय संस्कृति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है निरंतरता। और जाति व्यवस्था का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज को मजबूत करना
और लेखक ने भारत के लिए अटूट सिलसिले का अद्भुत बताया 3-4 हजार वर्ष के सांस्कृतिक विकास के सिलसिले को। लेखक ने उपनिषदों का दिया 800 आ जाएगा। और लेखक के अनुसार उपनिषदों में कौन सा उत्साह दिखाई देता है? सत्य की खोज का उत्साह दिखाई इसमें देता है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ना, मगर नहीं वरना ऐसे है घुल मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, पता भी नहीं चलेगा आपको कौन सा आंसर किस में आएगा। नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है? वैज्ञानिक। उपनिषदों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है? वैज्ञानिक। उपनिषदों का ज्ञान किस प्रकार का है? आत्मा का। ठीक है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है? दोनों मूलतः एक है। आत्मा और परमात्मा को मूलतः एक बताया गया है उपनिषदों में। उपनिषदों में वस्तु जगत संसार को क्या कहा गया है? मिथ्या। उपनिषदों में संसार को मिथ्या कहा गया है। उपनिषदों में किसका विरोध किया गया है? जादू टोनों का। बड़ा अच्छे सारे उपनिषदों पे आ रहे हैं। उपनिषदों में किसका बहिष्कार किया गया है? जादू टोनों का। और उपनिषदों की प्रमुख प्रार्थना में किसकी कामना की गई है? मृत्यु। उपनिषदों में प्रमुख प्रार्थना में किसकी, यानी कि उपनिषदों में जो प्रमुख प्रार्थना है उसमें क्या बताया गया है? मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाला। ये थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी तो इजी है। उपनिषदों की प्रमुख प्रार्थना किस क्या की गई है? मृत्यु से अमरता की ओर। और किस ग्रंथ में कहा गया है कि हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो? तो ऐतरेय ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ये कहा गया है हे यात्री, ये इसको याद कर लेना आप। हे यात्री चलते रह इसलिए चलते रहो चलते रहो। उपनिषद साहित्य में व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया गया है? आत्म संयम पर। और भारतीय आर्य किस में विश्वास रखते हैं? व्यक्तिवाद में। भारतीय जो आर्य हैं वो किस में विश्वास रखते हैं? व्यक्तिवाद में। और भारतीय आर्यों के व्यक्तिवाद का प्रमुख परिणाम क्या है? आत्म केंद्रित होना। जो भारत के आर्य थे वो व्यक्तिवाद का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? आत्म केंद्रित हो गए वो। ठीक है, पढ़ लोगे बेटा? ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना दोबारा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना फिर मैं तो 3 बार बोलूँगी। तो भारतीय जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? समाज की एकता कमज़ोर हो गई। जो जाति व्यवस्था थी वो मजबूत बनाने के लिए की गई थी, बट उसकी समाज में एकता कमज़ोर हो गई थी। जो जाति व्यवस्था की गई थी वो एक मजबूत करने के लिए की, लेकिन उसकी समाज में एकता कमज़ोर हो गई थी। कौटिल्य किसका नाम था? एक चाणक्य का नाम था। कौटिल्य किसका नाम था? चाणक्य का। कौटिल्य की प्रमुख रचना का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की प्रमुख रचना क्या थी? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। कौटिल्य ने रचना की थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। और रामायण में किसके जीवन का उल्लेख हुआ है? श्री राम के जी। तो बड़ा आसान है, सबको आता है। पुरा कथाओं में मुख्यतः कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? जो पुरानी कथाएं हैं उनमें कौन सा भाव उत्पन्न होता है? वीरता का। वीरते वो। प्राचीन इतिहास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी। प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी। ठीक है। भारत का प्राचीनतम नाम क्या है? भारत का, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है। जो भारत का प्राचीनतम नाम क्या है? आर्यवत। ये याद करना, लिख के भी देखना और याद भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। भगवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत का एक अंश है भगवत गीता। महाभारत का ही एक पॉइंट है। भगवत गीता के कुल कितने श्लोक हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। बेटा इसको भी याद करने, 700 ग्रंथ श्लोक हैं इसमें। और भगवत गीता में कौन किसको ज्ञान देता है? श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। ठीक है, फिर कराऊँ या कर लोगे? देखिए बड़े इजी हैं। भारतीय जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? उनकी एकता, समाज की एकता कमजोर पड़ गई थी। कौटिल्य का नाम किसका नाम है? चाणक्य का। और कौटिल्य की प्रमुख रचना का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। रामायण में किसका जीवन का बारे में वर्णन है? श्री राम के बारे में। और पुरा कथाओं में मुख्यतः कौन सा भाव व्यक्त है? वीरता का। पुरा कथाओं में कौन सा भाव उत्पन्न व्यक्त हुआ है? वीरता का। और प्राचीन इतिहास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन अच्छा है। रजतरंगिणी। भारत का प्राचीनतम नाम क्या था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्यवर्त। लिख कर देखने क्वेश्चन जरूर आता है। और भगवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत का है। और इसमें कितने श्लोक हैं? 700। और भगवत गीता में ज्ञान कौन किसको दे रहा है? श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं।
भगवत गीता में आत्मा को क्या बताया गया? आत्मा अमर है, ये भगवत गीता में बताया गया है, आत्मा अमर है। पाणिनि किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत भाषा के विद्वान थे पाणिनि। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ये इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप ध्यान से देखना इनको। पाणिनि किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत की। औषध विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? धन्वंतरी। धन्वंतरी, ऊपर नई बिंदी, धन्वंतरी, ठीक है, औषध विज्ञान के जनक। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? भगवान महावीर। जैन धर्म के प्रवर्तक देखो, जैन धर्म के महावीर जी हैं, ये तो याद ही होता है होगा सबको। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध है, जैन धर्म के महावीर जी। ये दोनों में डिफरेंस देख लेना, कभी मिला दो उनके एक दूसरे के। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का रहने वाला था? मगध का। सम्राट अशोक की राजगद्दी कब बैठा? 273 ईस्वी में सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठा। ये डेट याद कर लेना। और एक बार बेटा 20 मिनट की वीडियो तो हो गई है, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बार बार बोलूँगी तो, बाकी देख लेना। भगवत गीता के एक बार देखो ये क्वेश्चन फिर। भगवत गीता में आत्मा को क्या बताया है? अमर। पाणिनि किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत के थे। और औषध विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर जी। और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का रहने वाला था? मगध का। और सम्राट अशोक राजगद्दी पर कब बैठा? 273 ईस्वी में। आशा है बच्चों को याद हो गए होंगे, कम से कम 70-80% तो पक्का हो गए होंगे। और लेकिन एक बार आप अपने अच्छे से पढ़ो, और जो क्वेश्चन आपको ये लग रहा है मुझे ये याद नहीं हो रहा है, नहीं रह रहा है याद, मैं भूल रहा हूँ बार बार, उन क्वेश्चनों को आप एक बार नोटबुक में ज़रूर लिखें। और इनको अभी बेटा अभी प्लीज़ अभी पढ़ लें अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।